नमस्कार स्टूडेंट। तो एक बार फिर सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है सितारा कोचिंग क्लासेस तारानगर के यूट्यूब चैनल पर। और हमने अब तक पढ़ा है राजस्थान की जलवायु, और उस जलवायु के अंतर्गत एक मुख्य जो हमारा पार्ट था जिसमें हमने पढ़ा था ग्रीष्मकालीन मानसून। अब उस मानसून को हमने पूरी प्रक्रिया को हमने समझा था, वो मानसून कैसे आएगा, उस समय की दशाएं परिस्थितियां क्या होंगी, सूर्य की स्थिति कहाँ मिलेगी, उस सूर्य की स्थिति का क्या प्रभाव होगा, उसके विपरीत किन क्षेत्रों पर कैसी जलवायु दशाएं परिस्थितियां मिलेंगी, उनकी वजह से उस समय पर हवाएं हैं, उन हवाओं की दिशा कैसी होगी, वहाँ पर हवाएं हैं वो किस भाग से अरब सागर शाखा से प्रवेश करेगी तो कहाँ करेगी, किन भागों पर करेगी, उनके विपरीत क्षेत्रों की हमने बात की थी। तो वहाँ से विपरीत भागों से मानसून का प्रवेश कैसे होगा, जिसमें हमने दो अलग अलग भाग पढ़े थे। एक अरब सागर की शाखा की ओर से मानसून का प्रवेश राजस्थान में, एक झालावाड़, एक अपने बंगाल की खाड़ी की ओर से। उसके बाद मैंने 2-4-5 शब्दावलियाँ लास्ट में बताई थी, वो आपके भारत में रिलेटेड है, राजस्थान में उनका संबंध नहीं था। जैसे हमने पढ़ा था कि ग्रीष्मकालीन जो मानसून आता है उस मानसून से भी पहले भारत के कुछ भागों में अचानक वर्षा हो जाती है, और उस वर्षा के लिए हमने उत्तरदायी माने थे किसको, चक्रवातों को। और चक्रवात भी जब ग्रीष्म ऋतु में आते हैं तो वो हमारे थे कैसे थे, उष्णकटिबंधीय थे। एग्जाम्पल के लिए हमने पढ़ा था काल बैशाखी या नार्वेस्टर, पश्चिमी बंगाल। फिर हमने एक शब्द पढ़ा था अपने बारदोली छीड़ा, जिसको हमने कहा था असम के अंतर्गत। फिर हमने एक शब्द पढ़ा था मैंगो शावर या अमर वर्षा, जिसके लिए हमने कहा था कर्नाटक केरल राज्य। फिर हमने एक शब्द पढ़ा था चेरी ब्लॉसम, फूलों की बौछार, वो भी हमारा कर्नाटक राज्य से। और उस समय पर राजस्थान में जो दशाएं परिस्थितियां होती हैं वहाँ उस समय पर राजस्थान में चलती हैं धूल भरी हवाएं, उन हवाओं को हमने कहा था लू कहा था। अब उनके अलावा मैंने एक बात बोली थी कि अब ग्रीष्मकालीन मानसून राजस्थान में आ जाता है, उस समय क्या परिस्थितियां होंगी, कहाँ वर्षा होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, कैसी दशाएं होंगी, कैसे औसत वर्षा होगी, उन सभी बातों को हम आगे और पढ़ेंगे डिटेल के अंतर्गत जब हम तथ्य पढ़ेंगे। अब उस ग्रीष्मकालीन मानसून का बिल्कुल हम कहें तो हमारे सामने एक बिल्कुल विपरीत भाग आएगा। उस विपरीत भाग को आज हम पढ़ेंगे। वो विपरीत भाग होता है शीतकालीन मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून, लौटता हुआ मानसून, मानसून का प्रत्यावर्तन काल, मानसून का निवर्तन काल। अब ये क्या होगा उसको हम पूरे मैप से पढ़ेंगे। अब इसकी खास बातें क्या होंगी, कैसी होंगी, उनको हम यहाँ समझेंगे। तो यहाँ जरूरी रहेगा हमारे लिए क्या होगा, भारत का जो मैप है उस मैप के माध्यम से इस मानसून की प्रक्रिया को हम समझेंगे। इसमें भी कई सारी बातें आएंगी जिसमें आप जब दोबारा रिवीजन के तौर पर देखोगे तो ग्रीष्मकालीन मानसून का एक छोटा सा भाग है, वो भाग आपको यहाँ दोबारा देखने को मिलेगा। वो क्या होगा, कैसे होगा, तो यहाँ इसको आप अच्छी तरीके से समझें, समझने की कोशिश करना भाई कि शीतकालीन मानसून है और मानसून की दिशा कैसी है, उत्तर पूर्व, यानी जिस दिशा से चल रहा है। अब यहाँ पर जैसे शीतकाल आ गया तो इसका मतलब है भारत में शीतकाल की परिस्थितियाँ होंगी, शीत ऋतु होगी। तो भारत के अंतर्गत हम ये कहें कि यहाँ पर हमारे पास शीत ऋतु है। शीत ऋतु है तो इसका मतलब है सीधी सी बातें क्या होंगी, इस समय पर यहाँ पर तापमान क्या होगा, तापमान कैसा मिलेगा हमें, औसत रूप से कम मिलेगा। और तापमान जितना कम होगा तो हमने पढ़ा है वायु का दबाव उतना ही क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। दूसरी बात मैं यूं कह दूं, यहाँ पर शीत ऋतु है तो इसका मतलब है इस समय सूर्य की स्थिति न तो यहाँ उत्तरी गोलार्ध में है न भूमध्य रेखा पर है। इस समय सूर्य कहाँ होगा, दक्षिणी गोलार्ध में मिलेगा। यहाँ हमने पढ़ा है तो हमारे पास ये भाग हैं, इन भागों पर देखें तो यहाँ हमारे पास है, एक तो है अरब सागर, दूसरा हमारे पास ये भाग है, वो भाग है हमारा बंगाल की खाड़ी। और इसके बाद हमने पढ़ा है तो हमारे पास है, ये है हिंद महासागर। प्रत्येक बात को आप समझना, मैं बिल्कुल आपको राजस्थान पढ़ा रहा हूँ किंतु यहाँ पर जरूरी है आपके साथ कई बातें शेयर की जाएंगी, तो वो किसकी हैं, भारत वाले की। अब यहाँ कंडीशन क्या होगी, बिल्कुल विपरीत होगी। यहाँ इन स्थलीय भागों पर ये दशाएं मिलेगी, तो यहाँ पर जो जलीय भाग है यानी दक्षिणी जो भाग है, उन दक्षिणी भागों पर जहाँ सूर्य स्थित होगा वहाँ पर हम कहेंगे तो तापमान तो क्या होगा, अधिक होगा, वायु का दबाव क्या होगा, कम होगा। इसको मैं यहाँ इन भागों पर प्रदर्शित कर रहा हूँ, किसकी तुलना में, ग्रीष्मकालीन मानसून का बिल्कुल विपरीत आप कह सकते हो, बिल्कुल विपरीत भाग है।
अब हमने क्या पढ़ा है उन बातों को आप ध्यान रखें, क्योंकि मैंने एक बात बोली भी है, आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो उसको आप ये नहीं है कि एक क्लास 2 क्लास पढ़ ली, बीच में आगे वाला पीछे वाला छोड़ दिया तो इसका फिर कोई सार नहीं निकलता, इसका कोई मतलब नहीं निकलता। उसके लिए आपको ज़रूरी है आप जो भी क्लास ले रहे हो उसको आप कंटिन्यू पढ़ो, जो भी आप पढ़ रहे हो उसको आप कंटिन्यू पढ़ो ताकि आपको सारी बातें समझ में आए। यहाँ पर जहाँ हमने टॉपिक स्टार्ट किया है तो स्टार्टिंग वाले टॉपिक को पहले पढ़ो, वहाँ से 0 से क्लास स्टार्ट करो, 1 2 3 4 जितनी भी है कंटिन्यू आप उसको पढ़ोगे, तब आप ये बीच में आई हुई बातें हैं उनको आप समझ पाओगे। यहाँ मैंने बताया था कि जिन भी भागों पर वायु का दबाव अधिक होता है उस अधिक दबाव से हवाएं चलेंगी, और सीधी सी बात है कहाँ चलेंगी, जहाँ वायु का दबाव कम होगा। जिन भागों पर हवा का दबाव अधिक है वहाँ से तो हवाएं चलेंगी, और किस ओर चलेंगी, तो सीधी सी बात है जहाँ हवाएं हैं वायु का दबाव कम होगा उस ओर जाएंगी। दूसरा है यहाँ कंडीशन कैसी है, तो यहाँ हम कहेंगे ये जो भाग है वो कैसे हैं, स्थल हैं, कि स्थलीय भागों हैं, उन स्थलीय भागों के ऊपर वायु का दबाव क्या है, ज़्यादा है, जबकि यहाँ पर क्या है, जो जलीय भाग है उन जलीय भागों पर वायु का दबाव क्या है, कम है। तो यानी इस समय हमारे हवाएं हैं, उन हवाओं की जो दिशा होगी वो कैसी होगी, वो स्थल से जल की ओर होगी। और जब भी हवाएं स्थल से और जल की ओर चलती है तो इसका मतलब सीधा सा ये हो जाता है हवाएं क्या होंगी, आर्द्रता रहित होंगी, हवाएं शुष्क होंगी, इनमें वर्षा करने की संभावना नहीं होगी। अब जैसे हमने ये पढ़ा है ये भारत का उत्तर और ये हमारे पास पूर्वी भाग, इस उत्तर और इस पूर्वी भाग से हवाएं चलेंगी। एग्जाम्पल के लिए हम कहें ये, क्योंकि हवाओं की यही दिशा बनेगी, ऐसी ही स्थिति बनेगी, उसी स्थिति के आधार पर हवाएं आगे से आगे चलेंगी, हवाएं निरंतर क्या होगी, आगे से आगे चलेगी। अब यहाँ हवाएं चलेंगी तो इन चलने वाली हवाओं को हम क्या देखेंगे, हमने क्या कह दिया, इस मानसून में क्या होगी, हवाएं हैं, उन हवाओं की दिशा है, स्थिति है, तो वो कैसी दिखाई दे रही है, वो उत्तर पूर्व दिशा से चल रही हैं, और किस ओर चल रही हैं, दक्षिण पश्चिम की ओर। दूसरा ये कब किस टाइम पीरियड में चल रही है, वो चल रही है शीत ऋतु में, तो यानी शीत ऋतु है तो शीतकालीन मानसून। यहाँ पर इसको हम कहेंगे तो दिशा के आधार पर उत्तरी पूर्वी मानसून। मानसून अब लौट रहा है, वापस जा रहा है, तो इसको कहा जाता है लौटता हुआ मानसून। इसी को हम कहते हैं कि मानसून का प्रत्यावर्तन काल, समाप्ति का काल, इसी को ही कहा जाता है निवर्तन काल, यानी समाप्ति कह सकते हो या लौटना कह सकते हो। तो शीतकालीन मानसून को ही हम 4-5 अलग अलग नामों से जानते हैं। अब अगर हमसे ये पूछा जाता है ये कंडीशनें रहती है, तो ये ध्यान रखना, ये अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता है मानसून के वापस लौटने की प्रक्रिया। अक्टूबर से धीरे धीरे वापस कंडीशन स्टार्ट हो जाती है लौटने की, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक ये धीरे धीरे प्रक्रिया चलती रहती है, और उस प्रक्रिया में यहाँ हवाओं की दिशा ये रहती है। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रहता है वो सुनिए। इस लौटते हुए मानसून से भारत में लगभग क्षेत्र विशेष है वो क्या रहेंगे, वर्षा से वंचित रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हवाओं की दिशा कैसी है, वो स्थल से जल की ओर है, तो यहाँ हवाओं में आर्द्रता है नहीं, तो यहाँ पर वर्षा की संभावना अपने आप में क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। किंतु क्या होगा, जब यही मानसून या यही मानसून की शाखा, यहाँ इस समय जो हवाएं हैं वो हवाएं जैसे ही बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरेंगी, इस समय के अंतर्गत जो चलने वाली हवाएं हैं वो हवाएं जैसे ही बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरेंगी, तो गुजरते समय ये हवाएं यहाँ क्या करेंगी, हमने पढ़ा है ये हवाएं यहाँ क्या करेगी, आर्द्रता ग्रहण करेंगी। और अब ये जो आर्द्रता युक्त हवाएं हैं जैसे ही भारत में से यहाँ लौटेगी, तो लौटते समय यहाँ भारत के अंतर्गत एक क्षेत्र आता है जिसको आप डिटेल से अगर पढ़ोगे तो उसको आप पढ़ोगे भारत के सामान्य परिचय के अंतर्गत, भारत के अंतर्गत भौतिक विभाजन में, भारत के जलवायु में, हर जगह उसका कहीं ना कहीं जिक्र आता है। तो जब उसको हम पढ़ते हैं तो वो क्षेत्र विशेष कहलाता है, उसको कहा जाता है कोरोमंडल, उसको कहा जाता है कोरोमंडल, या इसी कोरोमंडल का एक दूसरा नाम है, उसको कहा जाता है पायन तट, कि भारत के और इस दक्षिणी और इस पूर्वी छोर पर, या हम यूँ कहते हैं इस दक्षिणी भाग पर और एक तटवर्ती भाग है, उस तटवर्ती भाग को कहा जाता है कोरोमंडल तट, या इसको कहा जाता है पायन तट। और ये वैसे रहता है तो कहाँ है, तमिलनाडु राज्य में,
वैसे अगर इसको देखें तो वो रहता है कहाँ, तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत। अब इसकी क्या विशेषता है वो आपको ध्यान रखनी है। लाइनें बिल्कुल सीधी हैं, बिल्कुल स्पष्ट हैं। शीतकालीन मानसून के दौरान भारत के लगभग सभी भाग हैं वो वर्षा से वंचित रहते हैं। भारत के लगभग सभी भाग वर्षा से वंचित रहते हैं। भारत में इस लौटते हुए मानसून के दौरान मूल रूप से और तमिलनाडु राज्य के इस कोरोमंडल या पायन तट पर और वर्षा होती है। और कई बार हालात तो ये हो जाते हैं नवंबर के अंतर्गत कि यहाँ पर बाढ़ जैसी भी स्थितियाँ बन जाती हैं। तो यानी यहाँ पर शीतकालीन मानसून में तो बिल्कुल ये कंडीशन है। जब हमने पढ़ा था ग्रीष्मकालीन तो उस दौरान मैंने ये नहीं बताया था ऐसी कंडीशन, क्यों? क्योंकि मैंने वहाँ रखा, यहाँ इस चीज़ को हम क्लियर करेंगे कि जब हमने पढ़ा है ग्रीष्मकालीन मानसून, कि ग्रीष्मकालीन जो मानसून था उस ग्रीष्मकालीन मानसून में क्या था, इसकी बिल्कुल विपरीत कंडीशन थी। यहाँ हमने पढ़ा था उस समय के अंतर्गत कंडीशन बिल्कुल इसके क्या थी, विपरीत थी। तो यहाँ क्या था, हम जब लाइन पढ़ते हैं तो कहते हैं ग्रीष्मकालीन जो मानसून होता है, इस ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान क्या विशेष बातें बताई जाती हैं, वो ये बताई जाती हैं कि उस समय भारत के लगभग सभी भागों में, सभी क्षेत्रों में, सभी राज्यों में कम ज़्यादा वर्षा होती है। कम या ज़्यादा मात्रा में जहाँ जितनी भी हो सकती है वर्षा होती है। उस समय ये कोरोमंडल का ये तटवर्ती भाग है, यही भाग क्या रहता है, इस ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान वर्षा से क्या रहता है, वंचित रहता है। अब देखो शब्द देखो बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत, कि जब शीतकालीन मानसून है तो उस शीतकालीन मानसून में तो इस समय यहाँ इस तटवर्ती भाग पर वर्षा हो रही है, अच्छी हो रही है। जबकि जिस समय पूरे देश में वर्षा हो रही है उस समय पूरे देश में वर्षा होने के बावजूद ये कोरोमंडल का ये तटवर्ती भाग है, ये क्या रहता है, वर्षा से वंचित रहता है। और वंचित रहता है तो ध्यान रखना, यहाँ सीधी सी बात है, इसकी क्या वजह मानी जाती है, तो यहाँ इसकी वजह मानी जाती है मूल रूप से आपके पास दो होती है। एक तो ये जो भाग है, ये भाग आता है तो किस में आता है, ये आता है आपका वृष्टि छाया क्षेत्र में। किस में आएगा, वृष्टि छाया क्षेत्र में। और वृष्टि छाया क्षेत्र को मैंने बताया हुआ है क्या होता है, कैसे होता है। दूसरा, यहाँ इस समय दूसरे भाग के अंतर्गत इस समय जो बंगाल की खाड़ी की ओर से जो हवाएं चलती हैं, इस समय यहाँ बंगाल की खाड़ी की साइड से जो हवाएं चलती हैं और यहाँ स्थित कोई पर्वत है, कोई अवरोध है, जैसे यहाँ पर इन भागों में नीलगिरी की पहाड़ियाँ, उनके कुछ भाग हैं, तो यहाँ स्थित जो पर्वत है, जो अवरोध है, वो क्या है, यहाँ इस समय चलने वाली हवाओं की दिशा के क्या है, समानांतर है। और अगर अवरोध है होने के बावजूद अगर उनकी दिशा हवाओं की दिशा के समानांतर है तो यहाँ चलने वाली जो हवाएं हैं यहाँ से बिना वर्षा किए हुए सीधी आगे की ओर निकल जाती है। तो उस दौरान ग्रीष्मकालीन मानसून से यहाँ वर्षा नहीं होती, जबकि जैसे ही शीतकालीन मानसून से और हवाएं आती है बंगाल की खाड़ी की ओर से तो उससे इस छोर पर क्या होती है, अच्छी मात्रा के अंतर्गत वर्षा होती है। तो है बिल्कुल छोटा सा टॉपिक, ग्रीष्मकालीन मानसून से तो बहुत ही छोटा है, किंतु अपने आप के अंतर्गत विशेष स्थान रखता है। शीतकालीन, इसके नामों को भी ध्यान रखना आप जब भी पढ़ो। इसके बाद यहाँ कैसी स्थितियाँ होंगी उन स्थितियों को भी ध्यान रखोगे। और इस शीतकालीन मानसून के अंतर्गत विशेष रूप से हमने कहा है तमिलनाडु राज्य का कोरोमंडल का तटवर्ती भाग, तमिलनाडु राज्य का कोरोमंडल का तटवर्ती भाग, या हम यूँ कह दें उसी भाग को हमने कहा है पायन तट। और उस भाग पर ग्रीष्मकालीन मानसून से तो वर्षा नहीं होती, क्योंकि हमने कहा है वो भाग एक नंबर वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है और नंबर 2 इस समय स्थित अवरोध है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा की दिशा के समानांतर होते हैं। जबकि इसी कोरोमंडल के तटवर्ती भाग पर शीतकालीन लौटते हुए मानसून उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा और वर्षा होती है, जबकि शेष भारत भाग है भारत का वो वर्षा से वंचित रहता है। क्यों होगा, क्या होगा, ऐसी हमने सारी बातें हमने यहाँ पढ़ ली। अब जी राजस्थान वाले के अंतर्गत एक विशेष टॉपिक आता है जिसको यहाँ हम पढ़ेंगे, वो होगा हमारा पश्चिमी विक्षोभ। अपने आप में विशेष है, क्यों है, सारी बातें होंगी, देखना जी क्या होगा। शीतकालीन जो मानसून होता है उस शीतकालीन मानसून के दौरान ही और घटने वाली एक घटना होती है, या हम यूँ कह दें कि शीतकालीन मानसून के थोड़े से बाद के अंतर्गत
पश्चिमी विक्षोभ। अब ये जो पश्चिमी विक्षोभ है तो होंगे क्या, तो ध्यान रखना ये क्या होते हैं, ये होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ये क्या होंगे, ये होंगे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। और शायद अगर आपको याद है, ध्यान है, तो मैंने थोड़ी बहुत बातें बताई भी थी। मैंने कहा था ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत अगर कोई चक्रवात आते हैं तो उसको हमने कहा था उष्ण कटिबंधीय, और अगर कोई सर्दियों में आएंगे तो उसको हम कहेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय। फिर भी इन बातों को थोड़ा सा एक बार अलग से समझ लीजिए, इनको थोड़ा सा आप समझ लीजिए, इसमें क्या अंतर होता है। जो चक्रवात जो होते हैं वो चक्रवात क्या होंगे, तो पहले तो आप ध्यान रखना चक्रवातों में क्या होता है, कैसे होता है। तो चक्रवात में क्या होता है, कहीं भी कोई क्षेत्र विशेष होता है, उस क्षेत्र विशेष में क्या है, जो परिधि होती है, बाहर का जो क्षेत्र विशेष होता है वहाँ हवा का दबाव ज़्यादा होता है, और कोई एक सेंटर पॉइंट होता है, बिंदु है, वहाँ पर हवा का दबाव कम होता है। तो यानी बाह्य भागों से और केंद्र बिंदु की ओर चलने वाली जो हवाएं होती है उच्च दबाव से निम्न दबाव की ओर, उसकी वजह से जब जो दशाएं बनती हैं उन दशाओं को कहा जाता है चक्रवात। अब आपको चक्रवात जब पढ़ने हों तो ध्यान रखना, आप हमेशा चक्रवातों को हम मूल रूप से दो भागों में बांटते हैं। एक होता है उष्ण कटिबंधीय, एक होते हैं उष्ण कटिबंधीय, एक होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय। अब इन दोनों की व्याख्या हम थोड़ी थोड़ी कर रहे हैं, वो भी है, और बाद के अंतर्गत इनको हम इनके साथ भी पढ़ेंगे। एक होगा हमारे पास उष्ण कटिबंधीय, एक होगा शीतोष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय तो इसका मतलब है इनका संबंध होगा तो किस टाइम पीरियड से, ग्रीष्म ऋतु से। शीतोष्ण कटिबंधीय तो इनका संबंध होगा तो किस टाइम पीरियड से, शीत ऋतु से। तो यानी दो बातें कि चक्रवात हो गए तो चक्रवातों को हम दो भागों में पढ़ेंगे, एक उष्ण कटिबंधीय, एक शीतोष्ण कटिबंधीय। उष्ण है तो इसका मतलब ये ग्रीष्म ऋतु से होंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय तो इसका मतलब ये क्या होंगे, शीत ऋतु से होंगे। अब इनकी क्या खास बातें होती हैं, उन खास बातों को भी थोड़ा थोड़ा पढ़ें आप। जैसे उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं, इन चक्रवातों की विशेषता होती है, ये क्या होते हैं, मूल रूप से जलीय भागों पर ही ये सबसे ज़्यादा सक्रिय होते हैं, जलीय भागों पर ही चलेंगे। जैसे ही ये जल से और स्थलीय भागों पर आएंगे तो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएंगे। जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं वो क्या होते हैं, जल और स्थल, जल और स्थल है, इन दोनों भागों पर चलेंगे, इन दोनों भागों पर ये चल सकते हैं। दूसरी इनकी बात होती है, ये जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं ये हमेशा ही चलेंगे, तो इनके चलने की जो दिशा होती है वो दिशा होती है पूर्व से पश्चिम। ये हमेशा ही पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चलेंगे, जबकि इनके चलने की जो दिशा होती है वो दिशा होती है पश्चिम से पूर्व। तो यानी बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत, बिल्कुल ही एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो यानी उष्ण कटिबंधीय ग्रीष्म ऋतु में होंगे, मूल रूप से जलीय भागों पर चलेंगे, स्थलीय भागों पर आने के बाद धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, ये पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चलेंगे। शीतोष्ण कटिबंधीय है तो ये जल और स्थल दोनों पर चलेंगे, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलेंगे। और जब आप इसमें एग्जाम्पल पढ़ते हो तो मैंने आपको एग्जाम्पल जैसे करवाए हुए हैं वो एग्जाम्पल आते हैं इसमें, काल बैसाखी, बारदोली छीड़ा, या हमने पढ़ा था आमर वर्षा, या हमने पढ़ा था चेरी ब्लॉसम। यानी ये क्या हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के ही एक एग्जाम्पल हैं, प्रकार हैं। जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में हम पढ़ेंगे तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें होगा मूल रूप से पश्चिमी विक्षोभ। इसमें क्या होगा, मूल रूप से पश्चिमी विक्षोभ को हम शामिल करेंगे। अब देखिए जी, ये है जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं कि हमें क्या पढ़ना है, हमें तो ये पढ़ना है पश्चिमी विक्षोभ। तो पश्चिमी विक्षोभ जब हम पढ़ेंगे तो हमने क्या कह दिया, पश्चिमी विक्षोभ है तो मुख्य रूप से क्या है, एक शीतोष्ण कटिबंधीय क्या है, चक्रवात है, एक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। तो कहाँ होंगे शीतोष्ण कटिबंधीय, जलीय भागों पर, स्थलीय भागों पर, तो बातें वही हैं। तो इन शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की विशेषता क्या थी, तो हमने कहा है ये जल और स्थल है दोनों पर चलेंगे। दूसरी बात इनकी दिशा हमने कही है, तो दिशा कैसी है, पश्चिम से पूर्व दिशा होगी, ये आपको ध्यान रखनी है। फिर इनके अंतर्गत इन्हीं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में हम पढ़ेंगे तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम, यहाँ पर योगदान होगा तो किसका होगा, भूमध्य सागर, या इसी भूमध्य सागर को ही कहा जाता है।
तो यही कहलाता है रूम सागर। एक होगा तो एक संबंध होगा, किसका होगा? कैस्पियन सागर का। और एक संबंध होगा तो किसका होगा? अरल सागर का। ये होगा। फिर इनके अंतर्गत हम कहेंगे तो क्या होगा, इसमें आप ध्यान रखना, इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे हम, किसको? जेट स्ट्रीम को। या फिर इसमें हम कह सकते हैं किसमें शामिल किया जाएगा, इसमें पछवा पवने हैं, उन पछवा पवनों को। फिर इसके अंतर्गत हम संबंध करेंगे तो किसका करेंगे? हिमालय का। फिर इन्हीं पश्चिमी विक्षोभों को हम पढ़ेंगे तो इन्हीं को हम कहेंगे तो क्या होगा? मावट, या इसी को हम कहते हैं रवि की फसल का अमृत, या इसी को हम कहेंगे वरदान, या इसी को हम कहते हैं सुनहरी बूंदें, या इसी को कहा जाता है गोल्डन ड्रॉप्स। तो यानी इसी के ही एक ही अलग अलग नाम कह सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। अब ये इसका एक प्रकार से सार हो गया कि पश्चिमी विक्षोभ है तो आपको मूल रूप से पहले क्या ध्यान रखना है, ये क्या होंगे? एक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, न कि मानसून के द्वारा होने वाली वर्षा। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होंगे, जल से स्थल पर चलेंगे, पश्चिम से पूर्व दिशा में चलेंगे। इनमें योगदान होगा तो भूमध्य सागर, या हम कहेंगे रूम सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर का, जेट स्ट्रीम का, पछुआ पवनों का, भारत के अंतर्गत हिमालय क्षेत्र विशेष का, जिससे टकराएंगे। और फिर इनके द्वारा होने वाली वर्षा, उसको हम राजस्थान में स्थानीय स्तर पर मावट, रवि की फसल का अमृत या वरदान कहेंगे। ये इसके अंतर्गत हमारे सामने आएगा, किसमें? पश्चिमी विक्षोभ में। और जब ये वर्षा होती है इन पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा, तो माना जाता है यहाँ पर ज़्यादातर देखने को मिलती है तो ये होती है दिसंबर का अंतिम सप्ताह है या फिर जनवरी के प्रारंभिक सप्ताह में। कई बार हो सकता है थोड़ी बहुत इसके अंतर्गत परिवर्तन हो जाए या थोड़ी बहुत ये लेट हो जाती है, तो ये फरवरी के महीने में भी हो सकती है। किंतु इसमें जो अवधि मानी जाती है, जो टाइम पीरियड माना जाता है, वो मुख्य रूप से होता है तो कब होता है वो ध्यान रखना, दिसंबर का जो अंतिम टाइम पीरियड है, अंतिम सप्ताह है, उस टाइम पीरियड में, या फिर हम कह सकते हैं जनवरी के स्टार्ट के अंतर्गत। तब इन भागों के अंतर्गत इन शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से वर्षा होती है। अब पूरी प्रक्रिया क्या होगी इसको हमें देखना है। पूरी प्रक्रिया में जब हम पढ़ेंगे तो इसके अंतर्गत क्या देखेंगे, ये कैसे बनेंगे, कैसे उत्पन्न होंगे, वो सारी बातें इसमें हम यहाँ देखेंगे। हमने कहा है यहाँ पर हमारे पास स्थिति है तो किसकी है? भारत की। यहाँ हमारे पास ये रह गया भारत, जो हम विश्व के मैप के हिसाब से देखें। और इस भारत के अंतर्गत हमने कहा है हमारे पास क्या है, यहाँ भारत के अंतर्गत हमें चाहिए तो क्या चाहिए? हमें चाहिए यहाँ पर राजस्थान का हिस्सा, ये राजस्थान। यहाँ पर इसी भाग में जहाँ हमने जिसको डायरेक्ट किया है वो ध्यान रखना, वो हिस्सा, वो भाग है हमारा किसका? हिमालय का। वो भाग है, वो हिस्सा है हमारा हिमालय का। तो यानी ऐसी कुछ स्थितियां हम देखेंगे, ये होगी। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पर है अफ्रीका महाद्वीप। ये मान ले कि ये हमारे पास है अफ्रीका महाद्वीप, और इस अफ्रीका महाद्वीप के इस ऊपरी छोर पर यहाँ पर एक सागर है, जिस सागर को हमने कहा था वो है हमारा भूमध्य सागर, या इसी भूमध्य सागर को ही हमने कहा है वो है हमारा रूम सागर। या हमारे पास भूमध्य सागर, रूम सागर। यहाँ पर इस क्षेत्र के अंतर्गत एक सागर है, नाम के लिए सागर है किंतु इसको हम कहेंगे तो क्या है, ये कैस्पियन सागर। किंतु हमें पता है ये कैस्पियन सागर है तो ये क्या है, झील है। और कैसी? विश्व में सबसे बड़ी खारे पानी की झील। नाम के लिए इसको हम सागर कहेंगे किंतु है, हमें पता है, विश्व में सबसे बड़ी खारे पानी की झील। इसके बाद जब हम आगे चलेंगे तो इसके अंतर्गत यहाँ इसी एशिया के अंतर्गत एक छोटी सी सागर या हम कहें एक झील आती है, वो है अरल सागर। तो यानी ये भी क्या है, एक झील है अरल सागर के नाम से। अब हमारे पास ये दो तीन बातें आ गई जिन पर हमने चर्चा की थी कि यानी यहाँ पर हमारे पास भारत, भारत के अंतर्गत राजस्थान, भारत के अंतर्गत यहाँ इस भाग पर हिमालय पर्वत हो गया ये। फिर ये हमारे पास है तो भूमध्य सागर है, रूम सागर, बीच में कैस्पियन सागर, अरल सागर, ये सारी की सारी बातें। अब क्या रहेगा इम्पोर्टेंट, यहाँ इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि इस समय क्या होगा,
इस समय क्या होगा, यहाँ पर हवाएं चलती हैं, इस समय यहाँ पर हवाएं चलती हैं और उन हवाओं की दिशा हमने कही है, तो ये दिशा कैसी है, ये पश्चिम दिशा से चलेंगी और किस ओर चलेंगी, ये पूरब की ओर, कि यहाँ पर हवाएं चलेंगी और हवाओं की जो दिशा है वो दिशा कैसी है, पश्चिम से पूरब है। एक तो हमने ये कहा है। दूसरा, ये हवाएं कहाँ से गुजरेंगी, तो ये स्थलीय भागों से भी गुजर रही हैं और ये कहाँ से गुजर रही हैं, जलीय भागों से भी, क्योंकि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के लिए हमने कहा था कि ये स्थल और जल है, दोनों भागों के ऊपर उत्पन्न होते हैं, विकसित होते हैं, चलते हैं। जब हवाएं स्थल पर चलेंगी तो हवाएं शुष्क होंगी, आर्द्रता रहित होंगी, किंतु जैसे ही ये हवाएं इस भूमध्य सागर के ऊपर आएंगी तो इस भूमध्य सागर से क्या करेंगी, आर्द्रता ग्रहण करेंगी। तो एक नंबर पॉइंट है, इस समय चलने वाली जो हवाएं हैं जिनकी दिशा हमने कही है पश्चिम से पूर्व, तो वो नंबर 1 भूमध्य सागर से आर्द्रता ग्रहण करेंगी। फिर उसके बाद ये कैस्पियन सागर है, उस कैस्पियन सागर से भी आर्द्रता ग्रहण करेंगी। उसके बाद ये इस अरल सागर, इस झील से भी आर्द्रता ग्रहण करेंगी और ये हवाएं चलते चलते बीच में बिना किसी अवरोध के क्या होगी, जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ने के बाद भारत में आकर हिमालय से टकराएंगी। ये आगे जी भारत में आकर हिमालय से टकराएंगी। टकराने के बाद इन हवाओं की वजह से क्या होगा, यहाँ इंपॉर्टेंट लाइन ये है, हिमालय से जिस भाग से टकराएंगी तो इसके टकराने से क्या होगा, इन हवाओं की वजह से भारत के उत्तर और जो पश्चिमी भाग है कि हमारे हिमालय से जैसे ही टकराएंगी, तो हमने ये पढ़ा है जिस भाग पर हवाएं आएंगी और पर्वत के जिस सामने वाले भाग पर हवाएं टकराएंगी उन भागों पर वर्षा की संभावना ज़्यादा बनती है। तो इस समय हिमालय से टकराएंगे तो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग हैं जिसके अंतर्गत क्या होगा, जैसे हिमाचल प्रदेश है, थोड़ा सा भाग हम कह सकते हैं उत्तराखंड का है, इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं पंजाब है, इसके अंतर्गत इस समय क्या है, हरियाणा है, इस समय यूपी है, इस समय दिल्ली है, या हम जिस राजस्थान की बात करें वो राजस्थान है और राजस्थान का इस समय क्या होगा, उत्तर और जो पूर्वी भाग है, क्योंकि राजस्थान का इस समय क्या होगा, उत्तर और जो पूर्वी भाग है, इन भागों पर इस समय क्या होती है, लगभग 2 से लेकर और 5 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। जरूरी नहीं है इतने फिक्स हो सकता है इससे कम हो जाए, हो सकता है उससे ज़्यादा हो जाए, ये सब निर्भर करता है हवाओं पर और उसके अंतर्गत आर्द्रता की मात्रा पर। तो यानी इस समय भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर से आने वाली हवाएं आर्द्रता युक्त होंगी। आर्द्रता युक्त हवाएं हिमालय से टकराएंगी, टकराने के बाद भारत के उत्तर पश्चिमी भाग, इन लाइनों को ध्यान रखना, भारत का तो उत्तर पश्चिमी भाग है और राजस्थान का जो उत्तर पूर्वी भाग है, उन भागों में जो ये वर्षा होगी, उसी वर्षा को हमने कहा था, उसी वर्षा को स्थानीय स्तर पर राजस्थान में हम कहते हैं तो वो हमारे लिए थी मावठ थी, उसी को हम कहते हैं रवि की फसल का अमृत, वरदान, सुनहरी वर्षा की बूंदें या गोल्डन ड्रॉप्स है, उसके नाम से ये जानी जाती हैं। अब बात है, इसमें एक छोटी सी बात और ऐड हमें करनी थी, वो थी हमारे पास जेट स्ट्रीम, कि ये जो हवाएं चलती हैं जिसकी हमने बात की है, उन हवाओं में हमने कहा है तो वो क्या है, इसके अंतर्गत जब आप पढ़ते हो तो थोड़ा बहुत आप भाग देखोगे जेट स्ट्रीम का। तो जेट स्ट्रीम भी क्या है, एक हवा है, कि जेट स्ट्रीम है वो जेट स्ट्रीम भी एक हवा है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो हवा है जेट स्ट्रीम, इन हवाओं की दिशा कैसी होती है, ये होती है पश्चिम से पूर्व, ये पश्चिम से पूर्व होती है। और इनकी सबसे खास बात क्या है, ये धरातल है और धरातल से वायुमंडल में, ये धरातल है और धरातल से ये वायुमंडल है, और वायुमंडल में ये जो 10 से और 15 किलोमीटर ऊंचा जो भाग होता है, कि धरातल है 0 किलोमीटर है, इसे लेकर वायुमंडल में हम 10 से और 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं, तो उस 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली जो हवाएं होती हैं, उन हवाओं को कहा जाता है जेट स्ट्रीम के नाम से। और जब ये हवाएं वायुमंडल में चलती हैं पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, तो इन्हीं हवाओं का भी यहाँ पर योगदान रहता है, किसके अंतर्गत, पश्चिमी विक्षोभों में, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है उनकी उत्पत्ति के अंतर्गत, राजस्थान के अंतर्गत होने वाली जो वर्षा है उस वर्षा में।
दूसरा ध्यान रखना, इनको पहले हम सीधा सा कह सकते हैं, तो इनको पहले कहा जाता था केवल जेट स्ट्रीम के नाम से नहीं, इनको केवल स्ट्रीम के नाम से जाना जाता था। जब आप इनकी डिटेल पढ़ते हो तो उस डिटेल में सीधी सीधी बातें आती है। ये जो स्ट्रीम है, इन हवाओं का योगदान दिखाई देता है किसमें? सेकंड जो विश्व युद्ध हुआ था, उस सेकंड विश्व युद्ध के दौरान एक घटना घटती है कि जिस समय अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों के ऊपर परमाणु बम डाले थे, तो उस समय के अंतर्गत ये घटना थी। उस समय में तो ये बातें नोट नहीं की गई थी। उस समय पर जो जेट विमान थे, जो जहाँ पर जो बम डालने गए थे, तो उन विमानों में बाद के अंतर्गत क्या किया गया, उनके आंकड़ों को एकत्रित किया गया। क्या देखा गया कि मान लो कि ये विमान यहाँ पश्चिम से पूर्व की ओर चल रहे हैं, अमेरिका से, और ये मान लो कि जापान की ओर जा रहे हैं। जाते टाइम तो मान लो कि जैसी हवा चल रही है पश्चिम से पूर्व, तो उस हवा की दिशा में अगर हम चलेंगे तो हमें क्या होगी, कम से कम समय में आसानी से दूरी तय कर सकते हैं। किंतु अगर हम वापस लौटते हैं पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर, तो क्या दिखाई देता है, हमारे जो जेट विमान है, उन विमानों को कहीं ना कहीं लग रहा है कि बीच के अंतर्गत वायुमंडल में कोई रोक रहा है अवरोध के रूप में। तो बाद में जब देखा गया तो ये जेट विमान थे, ये जो जेट विमान थे, उन जेट विमानों के आगे एक उपकरण लगा हुआ होता है जिसको कहा जाता है राडार। ये राडार क्या करता है, वायुमंडल में जो भी घटना है उन घटनाओं को और यहाँ पर एकत्रित करता है। तो यानी हम कह सकते हैं वायुमंडल में जो चलने वाली हवा है, उस हवा की गति को ये मापता है, उसकी दिशा का निर्धारण करता है। तो बाद में क्या देखा गया, वायुमंडल में धरातल से लगभग 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व दिशाओं में हवा चलती है। अब अगर उस हवा की दिशा के साथ साथ चलेंगे तो हम आसानी से दूरी तय करेंगे, जबकि अगर हम उसके विपरीत आएंगे तो कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, कोई अवरोध का सामना करेंगे। उन्हीं विमानों के नाम पर और इन हवाओं को बाद में कहा गया, वो कहलाती हैं जेट स्ट्रीम। अब एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, उसके बाद ये आपका सारा क्लियर हो जाएगा। हमने कहां से स्टार्ट किया था, तो हमने कहा था पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभों को हमने कहा था शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। इन्हीं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को ही हमने कहा है स्थानीय स्तर पर मावठ, रवि की फसल का अमृत या वरदान। हमने कहा था ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होंगे वो पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली हवाएं हैं। उन हवाओं की वजह से स्थल और जल दोनों भागों पर उत्पन्न होंगे, विकसित होंगे। इसमें सबसे बड़ा योगदान होगा भूमध्य या रूम सागर, एक ही बात है। कैस्पियन सागर विश्व में सबसे बड़ी खारे पानी की झील, अरल सागर एक झील है। अब हवाएं जैसे ही इन जलीय भागों से गुजरेगी आर्द्रता ग्रहण करेगी। आर्द्रता युक्त हवाएं जैसे ही भारत में आएगी हिमालय से टकराएंगी। इससे भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित राज्यों उनमें वर्षा होगी और इसी में राजस्थान के और उत्तरी पूर्वी भाग में भी सीमित मात्रा में वर्षा होगी, जिसमें हम कह सकते हैं लगभग 2 से 5 सेंटीमीटर, उससे कम ज़्यादा हो सकती है। ये जो वर्षा होती है तो वो दिसंबर के अंतिम सप्ताह में, जनवरी के स्टार्ट के सप्ताह में, कई बार जनवरी से फरवरी के महीने में भी हमें देखने को मिलती है। इसी वर्षा की वजह से इस समय बोई गई फसलें उन फसलों के लिए लाभदायक है। फिर हमने कहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर योगदान मिलता है जेट स्ट्रीम यानी हवाएं। हवाओं की बात है तो ये हवाएं हैं, तो इनकी खास बात है ये पश्चिम से पूर्व दिशा में चलती हैं। इनमें सूर्य की स्थिति के साथ और थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, किंतु जब आप पढ़ोगे अलग से जेट स्ट्रीम तो उस दौरान इनकी आप डिटेल पढ़ोगे। अब इनकी खास बात क्या है, ये धरातल से और 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलती है। इन हवाओं की दिशा की वजह से भी कहीं ना कहीं इन शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का यहाँ बनना स्वाभाविक है। तो इस पूरी घटना को, इस पूरी प्रक्रिया को यहाँ पर हम कह सकते हैं वो होते हैं आपके पश्चिमी विक्षोभ, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, या जिसको हम कह रहे हैं राजस्थान में स्थानीय स्तर पर मावठ। तो ये है हमारा एक पार्ट जिसमें हमने पढ़ा है आज शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, और प्लस के अंतर्गत हमने पढ़ा था शीतकालीन मानसून थी। तो वो मानसून एक अलग था और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात एक अलग है, और इन चक्रवातों का हम कहते हैं राजस्थान में अच्छा सा योगदान मिलता है यहाँ पर वर्षा करवाने में। अब इसके बाद इसी जलवायु वाले, इसी मानसून वाले टॉपिक में तथ्यों को हम पढ़ेंगे, वो क्या होंगे उन पर हम चर्चा करेंगे, और उनके बाद हम देखेंगे तो इस राजस्थान की जलवायु है उस जलवायु का निर्धारण भी करेंगे कि जलवायु को राजस्थान में हम कितने अलग अलग भागों में बांटेंगे। उसमें कुछ विद्वानों के भी नाम आएंगे, जैसे कोपेन के द्वारा, ट्रीवार्था के द्वारा, थोरनथवेट के द्वारा। उन विद्वानों ने भी राजस्थान को कितने अलग अलग जलवायु प्रदेशों में
विभाजित किया है। तो यानी अभी भी इस चैप्टर का, इस पार्ट के अंतर्गत कई सारे और भी हमारे अलग अलग पार्ट देखने को मिलेंगे। तो पूरे टॉपिक को पढ़ना है तो कंटिन्यू पढ़िए। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट इसमें आप देखोगे तो आपको नहीं मिलेगा। सारी बातें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, सारी बातों को हम आसानी से इसके अंतर्गत क्लियर कर रहे हैं। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत इसी का ही नेक्स्ट पार्ट अब पोस्ट देखेंगे।